हाय हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू आईएफएस। मेरा नाम है प्रशांत गुप्ता और हम आ गए हैं फिर से आपके साथ आपके गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने। ये सबको मेरी आवाज़ आ रही है कि एवरीथिंग इज़ फाइन? ज़रा जल्दी से कमेंट करके बताओ और ज़रा जल्दी से ये जो लिंक है अपने स्टेटस इस पे लगाओ। ओके, ज़रा देखें कि एवरीथिंग इज़ फाइन। ज़रा कमेंट करके बताओ ऑल इज़ गुड, ऑल गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। जल्दी से बताओ इज एवरीथिंग ओके। चलो, तो मेरा नाम है प्रशांत गुप्ता और हम करने आए हैं आपका गेट 2020 के प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कशन करने। इसके लिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ओके, या सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपको पिछले 2 हफ्ते से पढ़ा रहा था आपके इसी पेपर गेट 2021 के लिए। गेट 2021 के लिए सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए थे उनसे भी क्वेश्चन आए हैं। वेरी गुड हसर। चलो, आवाज़ सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ओके, तो गेट 2021 के लिए हम आपको एक पेपर पढ़ा रहे थे और अब आ गया गेट 2021 का एग्ज़ाम। एडमिट कार्ड्स कल आ चुके हैं, जिसे कहते हैं शंखनाद हो गया है। अब बस तैयारी करो जीत की। ठीक है, तो आपकी जीत की तैयारी कराने के लिए हम आए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन के साथ। प्रीवियस ईयर में आपके गेट के सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के कैसे क्वेश्चन आए और उनसे आप क्या सीख सकते हो और कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके 2021 में, आज ये हम डिस्कस करेंगे। गुड इवनिंग चित्रा, गुड इवनिंग दास। चलो, शुड वी स्टार्ट? एवरीथिंग ओके? शुड वी स्टार्ट? जरा एक बार सबको बताओ तो सही हम आ गए हैं। वीडियो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दो। चलो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो हमारा डिस्कशन है ये मैं अकेले नहीं कर रहा, साहिल सर, राहुल सर, मैं, पाडेकर सर, अमृता मैम, हम सब लोग मिलके आपके जो भी टॉपिक्स थे इंडिविजुअल यूनिट वाइज आपका पूरा पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करना चाहते। सोल्यूशंस तो आपको मिल जाएंगे, वो सोल्यूशंस तक आप पहुँचे कैसे, अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं 2021 के पेपर में, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो हो गया हो गया, अब जो होने वाला है बात उसकी होनी चाहिए। सही बात है, यस और नो? बात उसकी होनी चाहिए। चलो, तो हमारा जो ये पेपर डिस्कशन है कल से चालू है और इस पूरे हफ्ते चालू रहेगा। आज मैं आया हूँ आपके साथ सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पेपर लेकर। हमारी बाकी फैकल्टीज़ भी एक एक करके आपके जो रेस्पेक्टिव पेपर्स हैं उन सारे पेपर्स को आपके साथ डिस्कस करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारा CSIR नेट फिजिकल साइंस का जो बैच है, जो आपका नेट का एग्ज़ाम होता है कब, जून में जो होगा अब अगला एग्ज़ाम 2021 में, उसके लिए जो बैच है ये 4 तारीख से चालू हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं कराया है और आप अपनी नेट प्रिपरेशन को एक बूस्ट देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप नेट में अच्छा स्कोर करें, तो उसके लिए आप ये जो बैच है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9172266888। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, या फिर हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर भी आप जाकर देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा एक IIT जैम फिज़िक्स का जो हमने क्रैश कोर्स चलवाया था, वो क्रैश कोर्स अभी भी चालू है। 18 दिसंबर से चालू हुआ था वो क्रैश कोर्स और अभी भी वो क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर अभी भी आप सोच रहे हैं, अभी भी दुविधा में हैं, सोच रहे हैं करूँ ना करूँ, तो आई वुड सजेस्ट कर लो। तुम्हारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन को ऐसा बूस्ट मिलेगा कि शायद ज़िंदगी सेट हो जाए। ओके, इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, 2 ही नंबर, एक नंबर, एक वेबसाइट, सारी क्वेरी, सारे डाउट्स वहीं आपके उसी कॉल पर क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा हमारा RPSC फिज़िक्स का एक बैच 21 दिसंबर से चालू हुआ है। के लिए आपको पढ़ा रहा था आप लाइव क्लासेस में, तब भी मैं बता रहा था कि RPSC का बैच स्टार्ट हो गया है। अब मैं कह रहा हूँ हो चुका है भाई, अब तो ज्वाइन कर लो। अगर सच में आप RPSC फिज़िक्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो आपको ये बहुत अच्छा एक बूस्ट देगा आपकी प्रिपरेशन में। 21 दिसंबर से चालू हुआ था, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 20 दिन हुए अभी भी। आपको सारे जो जैसे कहना चाहिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे वो मिल जाएंगे, तो आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो बैचेस हैं ये आप ज्वाइन कैसे करेंगे? ज्वाइन करने के लिए हमारा IFAS का आपको एक ऐप है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। उस ऐप को आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो भी बैच ऑप्ट करना है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर आपके डेली जिसे कहना चाहिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वहीं पर आपके डेली क्वेश्चंस, आपके जितने भी लेक्चर्स होंगे, लाइव लेक्चर्स, और बाई लेक्चर्स भूल जाते हो, नहीं देख पाते हो, उनके रिकॉर्डेड सेशंस भी वहाँ मिली, टेस्ट्स भी वहाँ मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको उसी ऐप पर मिल जाएंगी। ओके,
उसके अलावा जीपीएससी गुजरात पब्लिक सेक्टर एग्ज़ाम जो होता है आपकी लेक्चरशिप के लिए, उसका भी हमारा बैच चालू हो चुका है। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप ये 2 नंबर्स हैं, इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और फाइनली बाक, जिसका भी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया था, जिन लोगों का हो गया उनको तहे दिल से शुक्रिया, जिसे कहना चाहिए कंग्रेचुलेशंस। और ये है हमारे बाक्स के रिज़ल्ट। तो आई डोंट थिंक मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बाक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सी यू हियर। नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं अपने पेपर से। पेपर में ये क्वेश्चन एक, हेलो अंशुमन, हेलो चित्रा, हेलो पटेल, ओके ऑल गुड, सब सही दिख रहा है? मैं बढ़िया दिख रहा हूँ क्या? हाँ अच्छा दिख रहा हूँ क्या? आवाज़ सही आ रही है क्या? चलो स्टार्ट करें। एवरीथिंग इज गुड? एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो ज़रा कि सब सही है, और एक बार ज़रा वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने पेपर डिस्कशन, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं आज, ठीक है? उसके बाद हम अपने पेपर डिस्कशन को चालू करेंगे। क्या है पेपर डिस्कशन में? ये देखो, ये इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को, मतलब क्या ये क्वेश्चन आपने 11वीं में सीख लिया था? सच बताओ, क्या ये क्वेश्चन आपने 11वीं में सीखा था या नहीं? मतलब अगर ये आपको 11वीं का भी नहीं याद तो फिर यार फिजिक्स मत पढ़ो ना यार, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो? 11वीं में सीखी हुई बात आपसे कब पूछी जा रही है? गेट एग्जाम में। आप देखो गेट एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ है। गुड टू सी यू जस्टिस, वेरी गुड सीमा, वेरी गुड चित्रा, वेरी गुड अंशुमन। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन गेट में आप जब भी देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो 4 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्सीमेटली, उन 4 में से 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। जो आपका एनटीए आता है वो शायद थोड़ा सा कभी मुश्किल आ जाए, वो उसके अलावा जो भी आपके जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एमसीक्यू टाइप्स, वो बहुत ज़्यादा ही ईजी आते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ करना नहीं है, ये चीज़ें आपको पता है। यूनिवर्सल गेट बोले तो क्या? वो गेट जिससे आप सारे गेट बना सकते हो। सिर्फ आपका नैंड गेट है जिससे, नैंड गेट, और दूसरा कौन सा होता है? नॉर गेट। नैंड एंड नॉर, ये 2 आपके यूनिवर्सल गेट्स है जिनसे आप एंड, नॉट और बना सकते हो। और एंड, नॉट और आपके कौन से गेट होते हैं? प्राइमरी गेट्स, जिनसे आप दुनिया जहाँ के सारे सर्किट्स कंस्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नैंड गेट, ठीक है? इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो आपको पता होने वाली है। इसको थोड़ा सा हम समझेंगे। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल F6C। हेक्साडेसिमल जो चीज़ें लिखने का तरीका है, जैसे नंबर्स लिखने का तरीका, जैसे हमारे पास डेसिमल होता है, डेसिमल में हम बेसिस कर लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? बाइनरी में क्या लेते हैं? 0 1। क्या हेक्साडेसिमल में हम लोग कैसे चलते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद A B C D E F, इसी तरह मूव करते हैं। ये हमारे 16 वैल्यूज हो गई हैं, इसलिए हम इसको हेक्साडेसिमल बोल रहे हैं। 16 बेसिकली, 10 मतलब डेसी, हेक्सा मतलब 6, 16 इसकी बेसिस है, तो इसको हम बोलते हैं हेक्साडेसिमल। इतना अपने को समझ आया कि किसी का कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? जब भी आपको किसी भी सिस्टम से किस में चेंज करने को बोले, बाइनरी में चेंज करने को बोले, तो इसको करने का सबसे ईजी तरीका क्या है? इसको करने का सबसे इजी तरीका क्या है कि आप उस सिस्टम को पहले किस में चेंज कर लो? उस सिस्टम को पहले आप चेंज कर लो डेसिमल में। तो अभी मैंने आपको बताया कि आंसर तो आपको दिख गया है, अब तो आप कर ही दोगे कमेंट, अब तो आपको दिख गया है आंसर। क्या सच बताओ, सच में पता था? सॉल्व करा कि नहीं? आंसर दिख गया, मुझे पता है, लेकिन क्या तुमने सॉल्व करा? क्या तुम्हें समझ आया कैसे हुआ? ये बताओ मुझे, प्रोसेस बताओ। वेरी गुड चित्रा, सीमा, अंशुमन, जस्टिस, वेरी गुड, ठीक है? कोई बात नहीं, हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जो भी आपके पास सिस्टम आए, हेक्साडेसिमल आए, ऑक्टेव आए, जो भी आए, सबसे पहले किस में चेंज करना है उसको? डेसिमल में। तो अगर आपके पास F6C है, और अभी मैंने आपको एक लिस्ट बना के दी थी, उस लिस्ट में 6 का प्लेस तो 6 ही था, C कौन से प्लेस पे आता था? स्टार्ट करते हैं दोबारा से, 0 1 2 3 4 5 6, सेम इज 7 8 9 10 11, 11 तो था नहीं, 10 भी नहीं था। कहाँ से स्टार्ट होता था? 9 के बाद A, यस और नो? 9 के बाद A B C D E F। तो बेसिकली जो A हो गया, ये क्या आपका डेसिमल 10 हो गया, B हो गया 11, C हो गया 12, D हो गया 13, E 14, F 15। अब क्या इस डेसिमल को आप बाइनरी में लिखना नहीं जानते? इतना तो हमने सीखा था। वेरी गुड, यस और नो चित्रा? चित्रा जस्टिस जरा बताओ, क्या डेसिमल को बाइनरी में लिखना नहीं आता क्या? बहुत इजी काम है। पावर क्या होती है, बेसिस क्या होती है आपके बाइनरी की? 0, मतलब जो फर्स्ट है जिसके उसको हम क्या लिखते हैं? 1, जो सेकंड है इसको 2, थर्ड को 4, फिफ्थ को 4th को 8। तो ये आपकी होती हैं वैल्यूज।
तो बेसिकली जो इनका सम रहेगा वो क्या होना चाहिए, एक बार f, एक बार 6, एक बार c, मतलब एक बार होना चाहिए 15, एक बार होना चाहिए 6 और एक बार होना चाहिए 12। आपको वो वैल्यूज लेनी है, तो कर लेते हैं। अब जरा देखो, अगर आपको सम चाहिए 6 तो 6 कैसे बनेगा, 4 और 2 मिलाकर, यस और नो। तो क्या हो जाएगा 0 1 1 0, यस और नो 6। अब मुझे c बनाना है मतलब 12, ये तो हो गया 6 के लिए, ये तो इजी था। अब मुझे c बनाना है मतलब 12। 8 4 2 और 1 के किस कॉम्बिनेशन से आप 12 बना सकते हो, सीधा सीधा अगर 8 और 4 जोड़ दिया तो क्या मिला 12। तो बेसिकली 1 1 0 0 क्या बन जाएगा 12, यस और नो। और अगर मुझे अब क्या चाहिए f मतलब 15, 15 क्या होगा 8 + 4 + 2 + 1, तो ये आपको देगा 1 1 1 1। तो जो आपका आंसर हो जाएगा क्या आ जाएगा 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0, दैट इज योर ऑप्शन बी। ओके, वेरी गुड चित्रा, 8421, वेरी गुड, वेरी गुड चार्मी मेहता, गुड टू सी यू, वेरी गुड आयुषी, गुड टू सी यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े क्या। कमेंट करते रहो, कमेंट देखो रुकने नहीं चाहिए, लेटेंसी मैंने बिल्कुल 0 कर दी है ताकि आप लोग खुल के कमेंट कर सको, ठीक है। तो अब कमेंट रुकने नहीं चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिव वे द प्रिमिटिव यूनिट सेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड फॉर 2 डायमेंशनल लैटिस। 2 डायमेंशनल लैटिस से कितनी तरह से आप लैटिस बना सकते हो, ये पूछा है। जब हम, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो मैंने YouTube पर पूरी लेक्चर सीरीज डाल रखी है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, जाकर देखो। क्या 2D में कितनी तरह से आप लैटिसेस बना सकते हो, क्या जरा जल्दी से आंसर बताना चित्रा, चित्रा, जस्टिस, चार्मी, आयुषी, आयुष्मान, सब लोग जरा आंसर बताओ क्या आंसर हो सकता है। 2D में जब आपके पास 2D स्ट्रक्चर होता है तो उस 2D स्ट्रक्चर में आपके पास कितने तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, 4 तरह के। और कितने तरह के ब्रेविस लैटिस होते हैं, 5 तरह के। 4 तरह के होते हैं आपके पास क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और 5 तरह के क्या होते हैं ब्रेवियस लैटिस। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूछ रहा है या ब्रेवियस लैटिस पूछ रहा है, ये आपसे बोल रहा है आप कितनी तरह से लैटिस कंस्टिट्यूट कर सकते हो। तो यार अगर कंस्टिट्यूट करूं मैं इस तरह से, तो जो मेरा एक केस था कौन सा वाला, रेक्टेंगल वाला, जिसमें बॉडी के अंदर भी एक रहता था, तो वो भी तो आ जाएगा। तो जस्टिस 4 नहीं, सीमा थोड़ा ध्यान दो, ये आपसे क्या पूछा है, ये आपसे पूछ रहा है द वे फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट। हमारे पास 5 तरह के होते थे ना, क्या कौन कौन से होते थे, ऑब्लिक, रेक्टेंगल, और क्या होता था स्क्वायर। उसके बाद रेक्टेंगल में हमारे पास होता था एक बॉडी सेंटर वाला, और एक होता था हमारे पास हेक्सागोनल। ये 5 तरह के हमारे पास स्ट्रक्चर होते थे जो हम 2D में बना सकते थे, यस और नो। इट्स ओके चित्रा, नो वरीज। तो बेसिकली जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5। कुछ लोगों ने इसमें इस क्वेश्चन में डाउट करा और वो 4 लिख के आ गए थे। 4 आपके हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लेकिन इस सिस्टम में अगर आप देखो ए और ये जो आपको ये मिलेगा, ये स्ट्रक्चर जो मिलेगा, इसमें आपके बॉडी सेंटर वाला पार्ट भी तो आ रहा है। तो बेसिकली जो आंसर हो जाएगा, हेलो इजी, गुड टू सी यू, गुड टू सी यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स का ही अच्छा क्वेश्चन है। अब जरा थोड़ी सी ये बात कर लेते कि किस तरह के क्वेश्चन और आ सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन वाली बात नहीं ना। अब देखो गेट से क्वेश्चन हमेशा हर बार आता है। गेट से जो गेट एग्जाम में जो आपके लॉजिक गेट्स होते हैं उनसे हर बार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसा आता है, या तो आपको गेट दे देगा, रिजल्ट पूछ लेगा, या फिर आपको ABC कोई आपको वैल्यूज दे देगा, आपसे इक्विवेलेंट जो हम इक्वेशन निकालते हैं जैसे A + B डॉटेड विद C का बार, वो लेगा इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हम 2 चीज़ें यूज़ करते थे, एक क्या करते थे ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, यस और नो। तो आप अगर लाइन तोड़ोगे तो आपको इस साइन को चेंज करना पड़ेगा, यस और नो, ऐसे ही करते थे। तो ये अपने पास डिमाइवर रूल्स कहते थे इसको, है ना। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे, और एक आता था आपके वो क्वेश्चन जिसमें आपको गेट्स देकर उसका आंसर पूछ लिया जाता था कि बता दो आंसर क्या होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आप उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं गेट से रिलेटेड, ठीक है। अब आप आ जाओ नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में मोस्टली वो हेक्साडेसिमल ही पूछता है, क्योंकि ऑक्टेव डेसिमल हो जाए और बाइनरी और डेसिमल के तो आप देखो आदि हो, उससे तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। वेरी गुड, डिमाइवर्स लॉ, ओके। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हमेशा हमको क्या करना है,
जो भी आपको सिस्टम दिया जाए उस सिस्टम को चेंज करना है डेसिमल में। डेसिमल में हमको पता है कैसे चेंज करते हैं, और डेसिमल के बाद उसको कर लेना है बाइनरी में। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा। अब अगर उसने यहाँ 2D स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया है तो क्या वो 3D स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता है। तो क्या आपको 3D स्ट्रक्चर में जो एक टेबल थी जिसमें आपको 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर और 14 ब्रेवियस लैटिस मिलते थे, क्या वो आपको पता होने चाहिए? या उनके मिलर इंडिसेस जो मिलर इंडिसेस नहीं, जो उनके लैटिस पैरामीटर्स रहते थे वो आपको पता होने चाहिए? बिल्कुल। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर वो 2D के लिए पूछ रहा है तो वो 3D के लिए भी पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ी सी जानकारी जो आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो प्रीवियस ईयर में ये पूछ रहा है, वेरी गुड चित्रा, 14 फॉर 3D, 14 टाइप ऑफ हमारे पास क्या मिलते हैं? ब्रेवियस लैटिस, है ना। और बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 7। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेवियस लैटिस क्या है? अगर आप इस चैनल पर नए हो, आपने मेरी गेट की सीरीज नहीं देखी है, तो कुछ नहीं करना, IFS फिजिक्स पर जाओ, IFS फिजिक्स में प्ले लिस्ट में जाओ, सॉलिड स्टेट फिजिक्स की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ा रखी है मैंने। आपके गेट ओरिएंटेड क्या किस तरह के क्वेश्चन आते थे वो मैंने पढ़ा रखे। अब देखो ये जो क्वेश्चंस आए सॉलिड के, क्या मैंने आपको पढ़ा नहीं रखा? क्या अगर आपने वो लेक्चर सीरीज दी थी तो आप इसका जवाब फुल श्योरिटी के साथ नहीं दे सकते? दे सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझो। इस क्वेश्चन में देखो ओपैम का क्वेश्चन या फिर जिसे कहना चाहिए आपका BJT का, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इन दोनों के क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस बात को आप गांठ मान लो। अगर आप गेट का एग्जाम दे रहे हो तो गेट के एग्जाम में ओपैम का क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा, हर बार पूछा गया है, हर बार हर तरह से पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें मेन तरीका क्या है करने का? क्वेश्चन इजी ओपैम का कब हो जाता है? जब आपको क्या मिल जाए? नेगेटिव फीडबैक। अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिल गया, गलती से दिख गया अगर, तो क्या हो जाएगी? सारी दिक्कत। तो यहां एक बात बताओ, यहां से एक आउटपुट है, क्या यहां से करंट जाकर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ओपैम में जा रहा है? तो क्या ऐसे ही फीडबैक को हम नेगेटिव फीडबैक कहते थे? और अगर नेगेटिव फीडबैक हुआ तो दिक्कतें आसान हुई क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि आपके लिए चीजें इजी हो गई? इजी, जरा बताओ ऐसा क्यों हुआ? हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, वर्चुअल ग्राउंड, यस और नो? एक हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर आपके पास नेगेटिव फीडबैक है तो यहां का पोटेंशियल, सॉरी दूसरा कलर ले लेते हैं, तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल, ये दोनों पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे? सेम। ये दोनों पोटेंशियल्स क्या हो जाएंगे? सेम। क्यों हो जाएंगे सेम? क्योंकि इनसाइड दी ओपैम कोई करंट नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, Vin जो होता है ओपैम का बहुत ज़्यादा। क्या आपको ओपैम के करेक्टरिस्टिक्स याद हैं? है ना, तो वो ओपैम के करेक्टरिस्टिक्स याद होने चाहिए। ओपन सर्किट क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक क्या है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो हम इसको कर सकते हैं आराम से। नेगेटिव फीडबैक है तो उसको कुछ नहीं करना, बस अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्या एक बार सॉल्व कर लें, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलो सॉल्व करते हैं। नेगेटिव फीडबैक है तो इस यहां पर जो एक, अब देखो सॉल्व करूंगा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बने रहना साथ। ठीक है, चलो यहां पर मैं बोलता हूं इसका, इस पोटेंशियल को VA, इस पोटेंशियल को भी VA। ठीक है, इन दोनों पोटेंशियल्स को अगर मैंने VA बोल दिया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि VA, अब ये जो पोटेंशियल्स मानी जाती है, कौन सी पोटेंशियल? ये अपने आप में हायर पोटेंशियल्स मानी जाती है। तो जब आप करंट निकालोगे तो क्या निकालते हो? VA माइनस Vin डिवाइडेड बाय R प्लस VA माइनस 0 डिवाइडेड बाय XC। XC क्या है? इसका जिसे कहना चाहिए इम्पिडेंस, यस और नो? इस C का इम्पिडेंस जो क्या होगा 1/j⍵c, लेकिन अभी हम XC लिख रहे हैं फॉर द सिंप्लीफिकेशन। यहां तक सब कुछ आपको समझ आया? क्या यहां से आप रिलेशन नहीं निकाल सकते V इनपुट और VA में? निकाल सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा? VA बेसिकली 1/R प्लस 1/XC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? Vin बाय R। इस Vin को हमने उस साइड लेके पॉजिटिव हो गया, तो यहां से आपके पास VA की वैल्यू क्या आ गई? V इनपुट अपॉन R मल्टीप्लाई RXC डिवाइडेड बाय XC प्लस R। क्या यहां तक बिल्कुल सब कुछ सही है?
बिल्कुल सही है क्या यहाँ तक सब कुछ? ओके, अब आर से आर कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? जैसे हम बोलते थे कत्ल कर देंगे, हाँ जिन लोगों को पता है उनको पता है, अगर नए हो तो पुराने लेक्चर्स देख लो। वी इनपुट एक्स सी डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स सी, तो ये आ गया आपका क्या, वी ए की वैल्यू। क्या एक वी ए की वैल्यू हम सिमिलरली ऊपर वाले लूप से निकाल सकते हैं, जो ऊपर वाला जंक्शन है, नॉट लूप, द जंक्शन है ना? वेरी गुड, एक्स इज रिएक्टेंस, वेरी गुड। हाँ ओके, तो ऊपर वाले लूप में जरा देखो क्या लगेगा। अब यहाँ आपके पास इस वी ए के लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्या दोबारा से यहाँ से वी ए माइनस वी इनपुट डिवाइडेड बाय आर प्लस क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाय आर इक्वल्स टू 0। ये चीज़ आपको समझ आई? यहाँ जो करंट जा रहा था, यहाँ से जो करंट आया था, वो सारा का करंट यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। वी ए माइनस वी इनपुट अपॉन आर, वी ए माइनस वी आउटपुट अपॉन आर, ये इसका जो सम रहेगा वो क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ से आपको ट्वाइस ऑफ वी ए अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी इनपुट डिवाइड बाय आर प्लस वी आउटपुट डिवाइड बाय आर। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है। क्यों इजी? अगर आपको ये ऐसा दिख रहा है, अब वी ए की वैल्यू हमारे पास है क्या? वी ए की वैल्यू है क्या अपने पास? ये तो रही वी ए की वैल्यू, इस वी ए की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर दो तो क्या होगा, वी ए की वैल्यू यहाँ आपने सब्सटीट्यूट कर दी। थोड़ा पेन दूसरा ले लेते हैं, वाइट ले लेते हैं। तो वी ए की वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो क्या मिलेगा, वी इनपुट ट्वाइस ऑफ वी इनपुट एक्स सी डिवाइडेड बाय एक्स सी प्लस आर, ठीक है, और साथ में क्या था, डिवाइड बाय आर, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आंसर देख लो तुम सबसे पहले। अब सब एक साथ चिल्लाएंगे, सी 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 सी। सोल्यूशन पता होना चाहिए, आंसर पता होने से कुछ नहीं हुआ। अगली बार क्वेश्चन आएगा कैसे करोगे, अगली बार क्वेश्चन आएगा कैसे करो, सोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जरा यहाँ देखो, वी इनपुट बाय आर प्लस वी आउटपुट बाय आर, है ना? तो वी इनपुट प्लस वी आउटपुट डिवाइड बाय आर, इस आर से आर को भी कैंसिल कर दो, यस और नो? वेरी गुड, यस इजी, आई नो आपका आंसर अब 10 आ गया, आई नो। वी इनपुट इन दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा क्या, तो क्या आ जाएगा, वी इनपुट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, वी इनपुट आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स सी डिवाइडेड बाय एक्स सी प्लस आर माइनस 1, यस और नो, है ना? सॉरी, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं। ये आपने उस साइड लेके आए, तो यहाँ से तो आपने क्या लिया, वी इनपुट कॉमन लिया है ना? वी इनपुट कॉमन लिया इक्वल्स टू वी आउटपुट। वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट लिख लें क्या, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट लिख लें क्या, तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एक्स सी डिवाइडेड बाय एक्स सी प्लस आर माइनस 1। यहाँ तक सब कुछ ठीक है? बताओ कि यहाँ तक सब कुछ ठीक है? ओके, एक्स सी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन जे ओमेगा सी। वेरी गुड, इजी, अगर आपसे इजीली हो गया तो वेरी गुड। जो लोगों से नहीं हो रहा है उनके लिए सोल्यूशन कर देते हैं यार, कुछ लोगों को नहीं भी आता, कोई बात नहीं, ठीक है। एक्स सी की वैल्यू 1 अपॉन जे ओमेगा सी कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बाय जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन जे ओमेगा सी प्लस आर माइनस 1। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट क्या आ गया आपके पास, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट क्या आ गया, यहाँ से देखो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन जे ओमेगा सी, 1 अपॉन जे ओमेगा सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1 प्लस आर जे ओमेगा सी माइनस 1, ठीक है क्या? बिल्कुल। अब दोबारा से इसका एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, ज़रा बताओ। ये दोनों वैल्यूज माइनस किए तो क्या बचेगा, 1 माइनस आर जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर जे ओमेगा सी। क्या आपके पास ये वैल्यू बची है, यस और नो? तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट की ये वैल्यू आ गई। कि बाकी सब चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर दूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट हमको मिल गया है, जिसको हम क्या बोलते थे, गेन। तो कभी अगर बाई चांस आपसे किसी क्वेश्चन में गेन पूछ ले तो बेसिकली वो क्या पूछ रहा है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। इतनी सी बात हमको हो गया सर, वेरी गुड चित्रा, ठीक है। वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट की वैल्यू अपने पास आ गई है। अब यहाँ से अपने को चाहिए क्या, ये तो आपने निकाल लिया, ये था सबसे भारी काम हो चुका है। अब आगे का काम थोड़ा सा हल्का है रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहा है, ओमेगा की वैल्यू पूछ रहा है, सॉरी सी की वैल्यू पूछ रहा है, और कंडीशंस क्या दी हुई हैं आपको, इनपुट दे रखा है ना, ये आपके इनपुट की वैल्यू है ट्वाइस कॉस 10 100t, और ये आपके आउटपुट की वैल्यू है।
क्या इनपुट की वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू में आपको कोई फेज डिफरेंस दिख रहा है? जरा बताना मुझे, क्या इनपुट की वैल्यू और आउटपुट की वैल्यू में आपको कोई फेज डिफरेंस दिख रहा है? जरा जल्दी से बताओ, क्या कोई फेज डिफरेंस है? जरा बताओ, इजी, जस्ट लोग बताओ, इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू में क्या कोई फेज डिफरेंस है? हेलो, हाँ, एवरीथिंग इज ओके ना? थोड़ा सा शायद कनेक्शन चला गया था, बट नाउ इट्स बैक। चलो, तो फेज डिफरेंस कितने का दिख रहा है? क्या मुझे यहाँ साफ साफ π/2 का फेज डिफरेंस दिख रहा है? क्या मुझे π/2 का, वेरी गुड के, वेरी गुड चित्रा, π/2 का फेज डिफरेंस दिख रहा है? तो क्या अगर मैं अपने आउटपुट का फेज डिफरेंस निकाल लूँ और उसे इनपुट के फेज डिफरेंस के इक्वल कर लूँ तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या j⍵c की वैल्यू में आएगा, है ना? इस क्वांटिटी का फेज डिफरेंस आप कैसे निकालते थे? इस क्वांटिटी का फेज डिफरेंस आप कैसे निकालते थे, जरा बताना मुझे, इजी, जरा बताना फेज डिफरेंस कैसे निकालते थे? अब बताओ, फेज डिफरेंस कैसे निकालते थे? अगर इस क्वांटिटी को, ये क्या एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, x प्लस आई वाई की तरह लिखा हुआ है इसको, या x प्लस आई वाई को e की पावर आयोटा थीटा के रूप में, आयोटा r आयोटा थीटा के रूप में लिख सकते थे हम, या x प्लस आई वाई को आप e की पावर आयोटा थीटा ऐसे लिख सकते हो। r क्या होता था? एम्पलीट्यूड। थीटा क्या होता था? फेज डिफरेंस। और थीटा बेसिकली क्या होता था? y/x, यस और नो? tan थीटा बेसिकली होता था y/x, है ना? tan थीटा आपका होता था y/x। तो j⍵c डिवाइड बाय 1, j⍵c डिवाइड बाय 1, ये आपको दिखेगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इसका आप मैग्नीट्यूड ले लो पूरे का, तो क्या इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा? और क्या वो मैग्नीट्यूड एक दूसरे से क्या हो जाएगा? कतल। क्या वो मैग्नीट्यूड कतल हो गया ट्रांसवर्स y/x से? वेरी गुड, tan इनवर्स y/x, वेरी गुड pm, वेरी गुड इजी, वेरी गुड चित्रा, ओके, वेरी गुड। तो यहां से इसको क्या मैं e की पावर माइनस आयोटा r⍵c लिख सकता हूं, और इसको क्या e की पावर प्लस आयोटा r⍵c लिख सकता हूं, यस और नो? और अगर ऐसा मैंने लिखा तो क्या मैं इसको e की पावर माइनस 2r⍵c लिख सकता हूं, आयोटा या फिर j क्या, क्योंकि j में है ना वैल्यूज, तो j में लिखेंगे, ठीक है? कैसे नहीं बात आपको समझ आई? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेरी गुड इजी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है? अगर इतनी बात आपने को समझ आई है, और यहाँ क्या था फेज डिफरेंस? π/2 का फेज डिफरेंस था, यस और नो? ये फेज डिफरेंस कितने का था? π/2 का। तो यहाँ इस क्वांटिटी में फेज डिफरेंस क्या है? ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये तो फेज डिफरेंस है, यस और नो? तो π/2 बेसिकली, यहाँ से मैं देखूँ, इसको मैं लिख दूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? π/2 बेसिकली क्या आ जाएगा? यहाँ से ट्वाइस ऑफ r⍵c, है ना? यस और नो? यहाँ से बेसिकली आ जाएगा π/4 इक्वल्स टू क्या? r⍵c। tan π/4 की वैल्यू क्या होती है? tan वैल्यू लेते थे ना, जब भी आप फेज निकालते थे, tan वैल्यू लेते थे हमेशा, तो tan π/4 1 होता है, और यहाँ से क्या आ गया? r⍵c। तो अगर मैं c की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगी? 1/r⍵। क्या r और ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई है? क्या r और ओमेगा की वैल्यू आपको दी है? r की वैल्यू इज 1 किलो ओम एंड ओमेगा इज 100, यस और नो? तो यहां से 1 क्या 1000 लिख दूं 1 किलो ओम को, और 100 को क्या लिख दूं? 10। ये आपको दिख रहा है या मेरी शक्ल आ रही है सामने? अब ठीक है? तो यहां से बेसिकली क्या हो जाएगा? 10⁻⁻, नीचे क्या हो गया? ये 5, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1 × 10⁻⁻5। क्या इसी को लिख सकता हूँ 10 × 10⁻⁻6, या फिर साफ साफ लिख दूँ 10 माइक्रोफैराड। और जो था आपका आंसर। इजी, अगर आपने इतनी जल्दी कर लिया था तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिन लोगों को नहीं समझ आया था, क्या अब आपको समझ आया? ओके, मे बी थोड़ा सा कुछ कनेक्शन का दिक्कत हो सकता है, कोई बात नहीं। आपको क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? जल्दी से सब लोग ज़रा कमेंट करके बताना कि आवाज़ क्लियर आ रही है। ओके, आई गेस सब ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है इजी आपका कनेक्शन में प्रॉब्लम हो, थोड़ा चेक कर लीजिए। यहाँ भी थोड़ा सा ड्रॉप तो दिखा ही रहा है, बट इट्स ओके यार, सह लेंगे हम तो यार, सहते ही आए हैं। क्या क्या नहीं देखा हमने। पहले लेक्चर में वीडियो अटक गई थी, दूसरे में वीडियो का फ्रेम अटक गया था। कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा करने जाओ तो लोग आपको रोकते हैं,
तो रुकावटें आती रहती हैं, पर कोई बात नहीं। तो जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। क्या आप सब ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चार्मी मेहता, चित्रा, ऑल गुड ना? इजी, इट्स ओके। कोई यूनिक नेम सजेस्ट कर दो सर, ये तो आपकी मर्जी है, इट्स अ पर्सनल चॉइस, मैं कैसे कर दूं। चलो क्वेश्चन पे आगे बढ़े। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या है, काउंटर का क्वेश्चन है। देखो काउंटर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। काउंटर के क्वेश्चन करने का दो तरीका है। कोई भी काउंटर का क्वेश्चन आए, कभी भी आए, करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, आपको चेक करना है कि उस एक जो आपके पास फ्लिप फ्लॉप है, उस एक फ्लिप फ्लॉप पे सिर्फ फोकस करो। उस एक फ्लिप फ्लॉप में जब क्लॉक आ रही है, उससे पहले इनपुट क्या था, और उस एक फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक जाने के बाद आउटपुट क्या होगा। सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप पे फोकस करो, उसके बाद जाओ अगले फ्लिप फ्लॉप पे। क्योंकि जो काउंटर्स में क्या होता है, एक का इनपुट, एक का आउटपुट, दूसरे का क्या होता है, इनपुट। या तो वो इनपुट में डालता है आपका आउटपुट, या फिर वो क्लॉक में डालता है ना। यही होता था। दो तरह से हमने पढ़े थे, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। सिंक्रोनस जिनकी क्लॉक सारी साथ में जुड़ी है, सिंक्रोनस जिनकी क्लॉक सारी साथ में जुड़ी है और आउटपुट को उठा के दूसरे वाले के इनपुट में डाल दिया जाता है। असिंक्रोनस जिसमें आपकी क्लॉक यूज करी जाए, द अदर फ्लिप फ्लॉप्स आउटपुट, है ना। तो ये आपके पास सिंक्रोनस है कि असिंक्रोनस है, क्योंकि पहले वाले का आउटपुट दूसरे वाले की क्लॉक बना दी गई है। यस और नो? क्या आपको ये बात समझ आ गई? या आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आई कि आपको काउंटर का कोई भी क्वेश्चन मिले, कहीं भी मिले, करने की सिंगल अप्रोच यही है। और हर बार जो भी काउंटर का क्वेश्चन करा गया है, अगर आपने इस तरह से करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अपने को क्या बताए, इनिशियली ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अब आपसे क्या बोल रहा है, एट टी इक्वल्स टू T1 आउटपुट बता दो। आपको चेक क्या करनी है, क्लॉक पल्सेस। T1 ये क्या है, आपके इनपुट, जो पहले वाले का इनपुट है, उस क्लॉक की बात करी जा रही है। JK की वैल्यू क्या हमेशा 1 है? और अगर JK की वैल्यू 1 होती है तो JK फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, इसे सब लोग, क्वेश्चन दिख रहा है क्या, पूरा दिख रहा है? इस साइड आ जाऊं क्या, और ये तो कुछ ज्यादा दूर हो जाएगा। हाँ, दिख रहा है क्वेश्चन। अगर JK की वैल्यू 1 हो जाए, JK फ्लिप फ्लॉप में दोनों इनपुट, अगर देखो यहाँ J भी 1 से जुड़ा है, K भी 1 से जुड़ा है, और सारे फ्लिप फ्लॉप आपके ऐसे ही जुड़े हुए हैं। अगर JK की वैल्यू 1 हो जाए तो क्या बोलते हैं, हमारा जो ओपैम है, क्या सॉरी जो क्या कर रहा है फ्लिप फ्लॉप, वेरी गुड के, टॉगल। टॉगल मतलब क्या, इनपुट आउटपुट में रेस अराउंड कंडीशन होगी, चेंज करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। चेंज किसके साथ करेगा, क्लॉक पल्स के साथ। इस बात को बस याद रखना है कि क्लॉक पल्स के साथ होता है। वेरी गुड चार्मी, वेरी गुड के। अब इसको आप करोगे कैसे, सबसे पहले तो जो आपका इनपुट था क्लॉक का, वो आप ड्रॉ करो। ठीक है, ये मेरी क्लॉक का इनपुट है। ठीक है, क्या आपको ये दिख रहा है, या मैं किसी और कलर से बना लूं? आई गेस दिख रहा होगा। ठीक है, कितनी क्लॉक पल्स से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्लॉक पल्सेस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने भी 8 ही बनाई है। बहुत बढ़िया, क्या बात है प्रशांत, मजा ही आ गया। T इक्वल्स टू T0, और ये क्या आपका T इक्वल्स टू T1। अब इसमें एक बात हमेशा याद रखना, इसमें जब हम ओपैम पढ़ाते हैं तो क्या बताते हैं, आपकी जो क्लॉक पल्स होती है दो तरह की होती है। एक तो होती है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, और एक होती है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। मतलब क्या होता है कि जो आपका पल्स चेंज हो, जो आपका आउटपुट चेंज होगा, या तो वो होगा पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, मतलब जब वो क्लॉक 0 to 1 जा रही है उस टाइम पे आउटपुट चेंज होंगे, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। या फिर होगी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, मतलब कि जब वो क्लॉक 1 से 0 चेंज हो रही है उस टाइम पर आपके जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनके आउटपुट चेंज होंगे। हमेशा अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करा जाता तो सारी जो क्लॉक पल्सेज ली जाती हैं वो कैसी ली जाती हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। अगर J और K दोनों की वैल्यू 1 हो गई तो आपकी रेस अराउंड कंडीशन होगी, आपका जो आउटपुट है वो 0 1 0 1 0 1 0 1 होता रहेगा विद योर, जिसे कहना है, जिसे टॉगलिंग बेसिकली। ठीक है, ठीक है, इजी, ओके। अब मैं जो कह रहा था कि
कौन सा, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करा गया है तो हमेशा जो लिया जाता है वो लिया जाता है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक। ओके, अगर स्पेसिफाई नहीं करी गई है तो आप हमेशा ओके चित्रा लेट मी ट्राई, मैं वाइट से यूज़ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। आप कह रहे हो अगर साफ ही नहीं दिखे तो फ़ायदा क्या काम करने का, सही बात है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते, इट्स ओके। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 9 ही क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, हो जाएंगे, ठीक है। ये ठीक है क्या? आई गेस ये क्लियर होगा आपको। सात, 8, ठीक है, 8 क्लॉक पल्सेस थी हमारे पास। ओके, और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कौन सी एज ट्रिगर्ड रहेगा, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया है तो हमेशा आप नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक लोगे फॉर श्योर, हमेशा ध्यान रखो। अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड ले ली आंसर्स उल्टे हो जाएंगे, समझ रहे हो? हाँ ठीक है, ओके, गॉट इट चित्रा, गॉट इट इजी, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग सैम। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड तो आपने ले ली, अब वो जे के फ्लिप फ्लॉप में अगर इनपुट 1 1 है और आपका आउटपुट कब चेंज होगा, जब उसे क्या दिखेगा, क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स कैसा है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो अगर मैं बात करूं अपने Q0 की, तो Q0 का मेरा आउटपुट कैसे कब चेंज होगा, इनिशियली आउटपुट क्या है, 0 बोल रखा है कि इनिशियली आउटपुट 0 है। सैम जरा बताओ आउटपुट कब चेंज होगा, इनिशियली आउटपुट कैसा था, 0। तो जब उसको दिखी क्लॉक पल्स कौन सी, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, तब उसने करा अपना आउटपुट चेंज। उसके बाद जब उसे दिखी दोबारा क्लॉक पल्स कौन सी, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, तब उसने करा अपना आउटपुट चेंज। फिर से नेगेटिव एज, आउटपुट चेंज, 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 आउटपुट चेंज, आउटपुट चेंज। क्या आपको ये समझ आया? वेरी गुड, नेगेटिव एज पे चेंज होगा, वेरी गुड, ठीक है, नेगेटिव एज पे चेंज हो रहा है। अब क्या ये जो आपका, ये क्या है, ये आपके Q0 है, ये आपका आउटपुट है, ये था आपका क्लॉक, ठीक है। अब ये जो आपका आउटपुट बना है ये क्या दूसरे वाले के लिए क्लॉक बना है, तो अब जब ये दूसरे वाले के लिए क्लॉक बनेगा तो क्या ये भी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक बनेगा, जल्दी बताओ। अगर ये भी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक बना है तो क्या मैं इसे ऐसे दिखा दूं, समझो, क्या मैं इसे ऐसे दिखा दूं? अगर आपने इसको ऐसे दिखाया, अब ये क्या बना, दूसरे वाले जो इसके लिए क्या बना, इनपुट, जो आपका ये वाला है इसके लिए बन गया ये, सॉरी मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, हाँ इसके लिए बन गया ये इनपुट। तो अब इनपुट मतलब क्लॉक, जे के दोबारा 1 है, क्लॉक हमको मिल चुकी है, तो क्या दोबारा से ये तभी आउटपुट चेंज करेगा जब इसे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक दिखेगी। अब मैं बात करूं अगर Q0 की, सॉरी Q0 हो गया, Q1 की बात करते हैं, Q0 तो हो गया ना, क्या Q1 के लिए जो Q0 है वो क्लॉक का काम कर रहा है, यस है ना, क्लॉक का काम कर रहा है। तो अगर इसका इनिशियली वैल्यू क्या थी, 0 0 0, क्या यहां पर ये अपना इनपुट चेंज करेगा, यस और नो, जल्दी बताओ, क्या यहां पर ये अपना इनपुट चेंज करेगा, जल्दी बताओ सबके सब, एक साथ बताओ, जल्दी से जवाब दो, मैं आगे नहीं बढ़ने का तब तक जब तक तुम बताते नहीं हो। चित्रा के, चार्मी, सैम इजी, वेरी गुड, चार्मी नो, क्यों, क्योंकि नेगेटिव एज दिखेगा तभी बढ़ेगा, बिना नेगेटिव एज ट्रिगर्ड के आउटपुट चेंज नहीं हो रहा, यहाँ आउटपुट चेंज होगा, आउटपुट चेंज होगा, इवन 1 रहेगा। क्या यहाँ पर चेंज होगा आउटपुट, नहीं, कब चेंज होगा, जब नेगेटिव एज दिखेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर से नेगेटिव एज आया 1, फिर से नेगेटिव एज आया 0, ये आ गया आपके Q1 की वैल्यू। क्या सिमिलरली आप Q2 की वैल्यू बता सकते हो? अरे भाई हाइलाइटर क्यों ले लिए, हाँ Q2 की वैल्यू बता सकते हो। क्या ये भी नेगेटिव एज क्लॉक बनेगी, किसके लिए, Q2 के लिए। ये अपना ये देखो, ये क्या हो रहा है, अब जो Q1 का आपका था आउटपुट वो थर्ड वाले के लिए क्या बन रहा है, फिर से क्लॉक। तो क्या दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट होगा Q2 के लिए, जरा जल्दी से बताओ। और अगर प्रोसेस रिपीट हुआ तो इनिशियली आउटपुट 0 0 0, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्या दिखा, यहाँ, अगर यहाँ दिखा तो आउटपुट चेंज हो गया, और फिर यहाँ दिखा तो 0 हो गया। यहाँ तक सब सही है? क्या Q3 के लिए भी सेम चीज़ होगी, ये भी कैसी बनेगी, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड।
क्या Q3 के लिए भी सेम कहानी, सेम कहानी, सेम कहानी? यहाँ आउटपुट चेंज होगा? नहीं। कहाँ चेंज होगा? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड पर। अब आपसे आउटपुट पूछा कहाँ था? T इक्वल्स टू T1, यहाँ पर आपसे आउटपुट पूछा था। तो क्या आपको आउटपुट क्या दिख रहा है? 3 का आउटपुट क्या दिख रहा है? 1, Q2 का 0, Q1 का 0, Q0 का 0। तो क्या आपका आउटपुट, अगर मैं Q3 से चालू करता हूं, सॉरी Q0 से अगर चालू करूं, तो 0 0 0 1, ये आपको दिख रहा है? ये हो गया आपका आंसर। गॉट इट? ये हो गया आपका आंसर। Q0 इज, Q3 इज योर 1, ये Q3 इज योर 1। ये इसमें कुछ दिक्कत है? जो आंसर अपना आएगा क्या आएगा? हमने यहाँ देखा है ना क्या आएगा? Q3 से अगर हम देख रहे हैं तो 1 0 0 0, ठीक है? तो Q3 आपका 1 आएगा और बाकी वैल्यूज आपकी 0 आएंगी। ये शायद ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको यहाँ 1 होना चाहिए था, इसको यहाँ 0 होना चाहिए था, ठीक है? तो Q0 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 0, Q2 की वैल्यू 0, Q3 की वैल्यू 1। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। आपका पेपर में ऑप्शन सही थे, ये ऑप्शन 0 0 0 1, ये आपका आंसर होगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कंसीडर अ वन डायमेंशनल नॉन मैग्नेटिक क्रिस्टल विद 1 एटम पर यूनिट सेल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। उसके बाद अज्यूम दैट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड इंटरैक्ट वीकली विद द आयंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल रहा है इफ n इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेल देन एट k इक्वल्स टू 0। k इक्वल्स टू 0 बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया। अगर आपने बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया तो क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होंगे? यस और नो? क्या सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में होंगे अगर आपने बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया तो? और क्या कोई भी मटेरियल मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है? ये किस चीज़ पर डिपेंड करता था ज़रा बताओ? चित्रा के, समन्वित चार्मी के, ज़रा बताओ किस चीज़ पर डिपेंड करता था कि आपका मटेरियल मेटेलिक होगा या नॉन मेटेलिक होगा? जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो आपके रहते थे वही बताते थे। अगर आपके फाइनल बैंड में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो जो मेटल होगा, मेटल मतलब क्या? वो चीज़ जो ट्रांसफर करे इलेक्ट्रॉन्स का, उन्हीं को तो हम बोलते थे मेटल्स या कंडक्टर्स। यस और नो? तो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो ट्रांसफर होगा किसका? किसी का भी नहीं। तो आपको क्या चाहिए रहता है मेटल्स के लिए? आपको चाहिए होता है, वेरी गुड चार्मी, ओवरलैप बैंड मेटल, वेरी गुड। आपको चाहिए होता है नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मेटेलिक। यस और नो? और नॉन पेयर्ड कब बनेंगे? जब आपके पास एक ऑड नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यस और नो? तो ये जो आपको ऑप्शन दिया गया है, द क्रिस्टल इज मेटेलिक फॉर ऑड नंबर, ओके, ऑड वैल्यूज ऑफ n, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड के, वेरी गुड चार्मी। चलो इतनी बात हमको समझ आ गई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें क्या हम? अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये जरा क्वेश्चन देखो। कंसिडर अ 2 डायमेंशनल लैटिस विद 3 एटम्स इन द बेसिस, द नंबर ऑफ अलाउड ऑप्टिकल ब्रांचेस आर n एंड द अकॉस्टिक ब्रांचेस आर m। ऑप्टिकल ब्रांचेस जो रहेंगी उनको उन्होंने n बोला है, जो अकॉस्टिक ब्रांचेस रहेंगी उनको उन्होंने m बोला है। ओके, इवन वैल्यूज के लिए वो नॉन मेटेलिक्स हो जाएंगे आर्मी। ओके, अब क्या बोल रहा है? ड्यू टू द लेटेस्ट वाइब्रेशंस आर, ये जो नंबर ऑफ एटॉमिक ब्रांचेस और नंबर ऑफ एकॉस्टिक ब्रांचेस आएंगी, इनकी आपसे वैल्यू पूछी गई है सिर्फ। क्या इसकी वैल्यू निकालने के लिए 1D 2D 3D में एक हमारे पास रिलेशन था? यस और नो? ये कैसा है? 2 डायमेंशन। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है इस बार 2 डायमेंशन पूछा है तो हर बार 2 डायमेंशन ही पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। क्या आपको 1D 2D 3D में ऑप्टिकल ब्रांच और एकॉस्टिक ब्रांच के मोड्स की क्या नंबर ऑफ मोड्स क्या होते हैं, क्या आपको पता है? अगर मैं बात करूं 1D 2D और 3D में, अगर आप बात करो अकॉस्टिक
मोड्स, नंबर ऑफ मोड्स की, तो क्या होते हैं 1 2 और 3। सिंपल सिंपल, 1D में 1, 2D में 2, 3D में 3, ये होती हैं आपके जैसे कहना चाहिए मोड्स, नंबर ऑफ मोड्स। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, ऑप्टिकल ब्रांच की, ऑप्टिकल ब्रांच में चीज़ें थोड़ी सी गलत अलग होती हैं। अगर ऑप्टिकल ब्रांच में आपके पास एक एटम में p इलेक्ट्रॉन्स है, p आपके पास जो होना चाहिए फाइनल वो है, जिसे कहना चाहिए p एटम्स का आपका अगर बेसिस है ना। 1D में क्या होता है p-1, 2D में होता है 2p-2, 3D में होता है 3p-3, दैट इज योर ऑप्टिकल ब्रांच, ऑप्टिकल ब्रांच मोड्स। क्या ये कलर आपको सही से दिख नहीं रहा है क्या फिर से? ओके, कोई बात नहीं, ये वैल्यू कंसिडर करनी है, यस और नो। अभी 2D में पूछा गया है ना, आगे तो किसी में भी पूछ सकता है। क्या आपको ऑप्टिकल ब्रांच की तीनों वैल्यू पता होनी चाहिए? यस। तो अगर मैं बोलूं कि अकॉस्टिक ब्रांच कितनी हो गई 2, ऑप्टिकल कितनी हो जाएंगी 2p-2, p की वैल्यू क्या है 3 -2, क्योंकि p क्या कितने एटम की आपकी बेसिस है, आपका मोनोटॉमिक लैटिस है, डायटॉमिक लैटिस है, ट्रायटॉमिक लैटिस है, लैटिस कितनी बेसिस का है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू हो गई 3, तो बेसिकली हो जाएगा 6 - 2, या फिर मैं सीधे सीधे लिख दूँ 4। तो जो आपकी एकॉस्टिक ब्रांच हो गई वो हो गई 2, और जो आपकी ऑप्टिकल ब्रांच हो गई वो हो गई आपकी 4। तो जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन सी 4 2। क्या आपको यहाँ समझ आया? ओके, मुझे यहाँ पर नेटवर्क सही दिखा रहा है, आई डोंट नो। क्या आप लोग एक बार स्ट्रीम को रिफ्रेश कर सकते हो? एक बार ज़रा अपने ब्राउज़र पे जाके स्ट्रीम्स को रिफ्रेश करो, आई गेस उसके बाद दिक्कत ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे कनेक्शन सही दिखा रहा है। ओके, थोड़ा सा स्पीड लो है लेकिन कनेक्शन ठीक है। क्या आपको आवाज़ मेरी आ रही है साफ साफ? वेरी गुड चित्रा, वेरी गुड चार्मी। सैम की आवाज़ आ रही है क्या? अब ठीक है क्या? अब आई गेस ठीक है, अब आवाज़ सही आ रही है ना? चलो आगे बढ़ें क्या? क्या अभी भी कोई दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आपसे मतलब 11वीं में पूछा जाना चाहिए था। मैं बता रहा हूँ आपसे, गेट में आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की और सॉलिड के। तो ये जो आपके 9 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली होते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन है ना, ये आपके जो सॉलिड नंबर हैं, ये इसको कभी भी मिस मत करना, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है और उसके बाद आप देखो कितना ईजी क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन आप यकीन मानो 11वीं का जिस बच्चा होता है ना वो कर देगा। क्वेश्चन में क्या है, आपको एक पोटेंशियल दे रखा है 10.1 वोल्ट का, और आपको ग्राउंड के बीच में, तो मैं इसको सीधा सीधा बोल दूँ कि बैटरी लगा रखी है ना, ये फालतू की बातें हटा के अगर मैं सीधा सीधा ये हटा के मैं ऐसा बोल दूँ कि एक बैटरी लगा रखी है, तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, है ना, बैटरी ही तो है। तो अगर एक बैटरी आपने लगाई है और उस बैटरी के बीच में आपने 3 डायोड्स लगा दिए और एक रजिस्टर लगा दिया, क्या ये डायग्राम बिल्कुल यही डायग्राम है? पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा आपका ग्राउंड, मतलब ये है बैटरी, और ये इसका वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम। अगर अच्छा, और ये जो आपका डायोड्स है कैसे हैं, उसे 0.7 वोल्ट्स पोटेंशियल आपको चाहिए उस डायोड को थ्रू करंट पास कराने के लिए। क्या अभी भी वीडियो अटक रही है? ज़रा बताना बच्चों, क्या अभी भी वीडियो अटक रही है? ज़रा एक बार बताओ। हाँ चार्मी, चित्रा, जो भी लोग ऑनलाइन हो ज़रा बताओ क्या अभी भी वीडियो अटक रही है क्या? नहीं, मेरे को सही दिख रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक बात बताओ, कितना मतलब जिसे कहना चाहिए कितना इजी, आंसर इज 8। अभी चेक कर लेते हैं। तो एक बात बताओ, अच्छा इसका पोटेंशियल कितना है 10.1, ठीक है, तो 10.1 वोल्ट आपको जो है पोटेंशियल दिया गया है, ये 1 किलो ओम है। इन तीनों की वजह से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना चाहिए रहेगा इसको ओवरकम करने के लिए? इसको ओवरकम करने के लिए कितना पोटेंशियल? 0.7 बेसिकली 2.1। यस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर एक और बैटरी लगी हुई है। आंसर दिख गया है लेकिन, यस वेरी गुड चार्मी, योर आंसर इज करेक्ट, आंसर इज 8। तो सीधा सीधा अगर मैं KVL लगा दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? सीधा सीधा -10 प्लस I 10 किलो प्लस 2.1 इक्वल्स टू 0 कर दूँ, तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10.1 था ये,
8 डिवाइडेड बाय 10 किलो, या फिर मैं सीधे बोल सकता हूँ 8 मिली एम्पियर। तो जो आंसर है आपका कि कितना हो जाएगा 8। ये एनएटी में क्वेश्चन आया हुआ था। ओके ओके, वेरी गुड चित्र। चलो, एनएटी में क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, 1 नंबर लायक ही क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर लायक भी नहीं है देखा जाए तो। गेट में पूछा गया है, 1 नंबर लायक क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन फ्री के नंबर मैं बता रहा हूँ ना। सॉलिड में और सॉलिड और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन इतने ईजी आते हैं जो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो कभी भी सॉलिड और इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ के तो जाना मत ज़िंदगी में, क्योंकि ये आपकी रैंक बूस्ट करेंगे। इनमें नंबर पूरे आ रहे हैं मतलब आपकी रैंक बूस्ट हो रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? कंसीडर सिंपल क्यूबिक मोनोटोमिक ब्रेवियस लैटिस विच हैज अ बेसिस वेक्टर दिस। मतलब आपके पास 2 नेट इफेक्टिव एटम्स थे और जिनके बेसिस वेक्टर्स ये थे। एक तो था 0 0 0 यानी ओरिजिन पर, और एक था 1/4 XYZ यानी बॉडी डायगोनल के क्वार्टर डिस्टेंस पर। क्या हमने ऐसा कोई मटेरियल पढ़ा था? याद करो, क्या हमने ऐसा कोई मटेरियल पढ़ा था जो बॉडी डायगोनल के क्वार्टर डिस्टेंस पर रहता था? सोचो सोचो सोचो। अच्छा, ए इज द क्या है? लैटिस पैरामीटर। द ब्रैग रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व ड्यू टू द चेंज इन द वेव वेक्टर बिटवीन इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड बीम। ये है आपके वेव वेक्टर की वैल्यू n1 n2 g1 g2 g3। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? g1 g2 g3 यार प्रिमिटिव रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। ओके, n1 n2 n3 की वैल्यू आपको दे दी गई है। अब आपसे क्या बोल रहा है? ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर बता दो क्या होगा। जब मैं आपको गेट के लिए पढ़ा रहा था तो क्या मैंने ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर कैसे फाउंड आउट करते हैं ये आपको बता रखा है? वेरी गुड के वेरी गुड। जरा बताओ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आईएफएस फिजिक्स पे जाओ, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, गेट ओरिएंटेड मैंने पढ़ा रखा है, सारे क्वेश्चन वहीं से आ रखे हैं। चलो, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर फैक्टर एस को हम क्या लिखते थे? समेशन ओवर एन। एन मतलब जितने आपके नेट इफेक्टिव एटम हैं, जो आपके प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं एटम्स के, वो, और ये होता था समेशन उन पे, और क्या होता था? एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 पाई आई, और यहाँ क्या रहता था? UH प्लस VK प्लस WL। ऐसा हमने करा था क्या? यहाँ HKL क्या था? HKL जो प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स होते थे, अगर ये मेरा प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर G था, G को मैं कैसे लिखता था? H A स्टार प्लस K B स्टार प्लस L C स्टार। ये मेरा प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर होता था, जहाँ ABC क्या होते थे? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। सॉरी, ये मेरा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर होता था। यस और नो? ठीक है, रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर, सॉरी रेसिप्रोकल ट्रांसलेशनल वेक्टर, वो वेक्टर जो आपको रेसिप्रोकल लैटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता था, या मैं कह सकता हूं एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक ले जाता था डायरेक्ट लैटिस में। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आ रही है मैं फिर से बोल रहा हूं, जाके लेक्चर्स देखो। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो चीज़ यहाँ दे रखी है और जो चीज़ हम कैपिटल जे लिखते थे, क्या ये बिल्कुल सेम है? G1 G2 G3 क्या है? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। यहाँ A स्टार B स्टार C स्टार क्या होते थे? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। तो जो HKL है वो मेरा N1 N2 N3 हो गया क्या? वो मेरा N1 N2 N3 हो गया क्या? बिल्कुल। और मेरे UVW क्या होते थे? UVW होते थे आपके, जो आपके ये ब्रेविस लैटिस वेक्टर हैं, इनके ये मल्टीपल है ना, ये मल्टीपल होते थे। यस और नो? तो क्या हम दोबारा से स्ट्रक्चर फैक्टर निकाल लें? है ना? लोगों को आंसर दिख गया? अब एकदम से कमेंट आने चालू हो जाएंगे, ये है आंसर, ये है आंसर, ये है आंसर। भाई ठीक है, दिख गया, लेकिन आया कैसे ये तो बताओ। चलो, एस की वैल्यू क्या है? सबसे पहले एक्सपोनेंशियल 2 पाई आई। UVW की वैल्यू आपके पहले जो वेक्टर है उसके लिए क्या है? 0 0 0। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? e की पावर 0। यस और नो? प्लस एक्सपोनेंशियल क्या? 2 पाई आई। ठीक है, U क्या है? 1/4, V क्या है? 1/4, W क्या है? 1/4। तो सीधा 1/4 1/4 1/4 लिख लेते हैं, प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, सर मैं फर्स्ट फिजिक्स कैसे प्रिपेयर करूं?
अगर आप फर्स्ट ईयर में हो सीपी तो आपके पास अभी बहुत टाइम है टू बी ऑनेस्ट गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर आप इस बार का गेट भी दे रहे हो तो आई वुड सजेस्ट आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर लगा सको वो ट्राई कर लो। अगर आपको उसके अलावा स्टिल आपको लगता है कि आपको गाइडेंस की या हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। ओके, जो हमारी काउंसलिंग टीम है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगी कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि अभी आपके पास टाइम है तो जितना आप बेसिक पर ध्यान दे सकते हो, जितना डीपली आप चीज़ों को पढ़ सकते हो पढ़ो, क्योंकि अगर आपके पास 1 साल का टाइम है आप क्लियर तो कर लोगे लेकिन शायद आपकी रैंक उतनी अच्छी ना है। तो आप फोकस करो रैंक बनाने पर। ओके, जिनके पास भी 1 साल का 1.5 साल का टाइम है, जो फर्स्ट ईयर में है, आई वुड सजेस्ट कि अगर आप आज से पढ़ना चालू कर रहे हो, अगले साल का फोकस कर रहे हो, तो आप ये मत सोचो मुझे गेट क्लियर करना है, आप ये सोचो मुझे रैंक चाहिए 2 डिजिट 1 डिजिट। उस हिसाब से पढ़ाई करो, उस हिसाब से नोट्स बनाओ, उस हिसाब से रिवीजन करो। ओके, आपके पास अभी बहुत टाइम है। अगर आप इस बार का सोच रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, पैटर्न को समझ लो, जैसे मैं यहाँ डिस्कस करके आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस किस तरह के पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख लो, मेन टॉपिक्स को कवर कर लो। आई वुड सजेस्ट कि आपकी जो कट ऑफ है वो तो क्लियर आराम से हो ही जाएगी। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक। चलो, ये दिख गया क्या? अब एच के एल की वैल्यू क्या है यहाँ देखो। एच के एल मतलब N1 N2 N3 3 3 2 दिख रहा है क्या यहाँ से मुझे? अरे भाई अभी नहीं, 3 3 2 ठीक है क्या? टोटल क्या हो जाएगा ये एक्सपोनेंट e की पावर 0 क्या होता है 1 प्लस e की पावर 2 पाई आई 3/4 प्लस 3/4 प्लस 2/4 कितना होता है 8/4। या फिर मैं सीधा सीधा 2 लिख दूं क्या? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्सपोनेंशियल पावर 4 पाई आई। इसकी वैल्यू क्या होती है ज़रा जल्दी से बताओ। जब हम आप लोग ड्राइव कर रहे थे अलग अलग ज्योमेट्रीज के लिए तो मैंने क्या बोला था, अगर कुछ भी इवन रहा e की पावर 2 पाई आई के साथ तो वैल्यू क्या हो जाती है? तो ऑब्वियसली 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो जो स्ट्रक्चरल फैक्टर है जो इतनी देर से यहाँ दिख रहा है, तो आंसर इज 2। ओके, वेरी गुड सीपी, वेरी गुड। चलो, उसके बाद ये थे आपके क्वेश्चंस जो आपके गेट एग्जाम में आए थे इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के। आप देखो क्या कोई भी क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको 30 सेकंड से ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत थी? मतलब ये जो 9 क्वेश्चंस आए थे, ये 9 क्वेश्चंस जो आपको नंबर दे के जाएंगे, ये आपकी रैंक को इतना बढ़ा देंगे जिसका कोई सवाल नहीं है। तो सॉलिड और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभार हल्के ट्रिकी आते हैं, लेकिन गेट में मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, जो इस वीडियो में बताए गए हैं मेन टॉपिक्स और किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसको कवर करिए। आई बिलीव कि आपकी जो कट ऑफ है वो तो बहुत आराम से क्लियर हो ही जाएगी। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो शायद आपकी रैंक भी अच्छी आ जाए। ओके, वेरी गुड चार्मी, आंसर इज 2। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेरी है अबाउट एनीथिंग रिगार्डिंग योर गेट एग्जाम, नेट एग्जाम और जनरल फिजिक्स, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अब तक बने हुए हो तो मतलब पसंद आया है, लाइक कर दो वीडियो को और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके कोई दोस्त या फिर बड़े भाई, छोटे भाई कोई भी अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर भी कर देना। ओके, चलो गाइस, दिस इज प्रशांत। ओके सर, गेट में रैंक ओके सीपी, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप स्टार्टिंग में मैंने आपको ये जो नंबर दिख रहा है ना, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करिए या फिर इस वेबसाइट पर आप कांटेक्ट करिए। आपको सारी जो भी क्वेरी रहेगी रिगार्डिंग द ज्वाइनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट वो आपको मिल जाएगी। ओके, कुछ नहीं करना आपको, अभी तो क्लासेस ऑनलाइन ही हैं, तो उसके लिए आपको IFS का एक ऐप होता है, वो ऐप आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद अपने रेस्पेक्टिव जिसे कहना चाहिए कोर्स को सिलेक्ट करना है। उस ऐप पर ही आपके पास वीडियो लेक्चर्स, डेली के क्वेश्चंस, वीकली टेस्ट, वीकली इंटरेक्शन विद द फैकल्टीज़, ये सारी चीज़ आपको वहीं मिल जाएगी। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो ये जो नंबर है और ये वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग द प्राइसिंग एंड ऑल। ओके, और कैसे ज्वाइन करना, ये सब बातें। ओके, तो चलो एवरीवन, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर एंड लव फिजिक्स।